हेलो एवरीवन। देखिए, आज का हम लोग का क्लास है इंटीग्रेशन का। आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ फिगर यहाँ पे बनाता हूँ और उसका एरिया कैसे निकलेगा उसका एरिया आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरीके का फिगर दिया हुआ है। एक ऐसा कर्व बनाया गया है। इस कर्व में कह रहा है कि एक पॉइंट से लेकर, मान लीजिए ए पॉइंट से लेकर पूछ रहा है बी पॉइंट तक टोटल कितना वर्क हो सकता है, या ए से बी तक टोटल कितना एरिया आपका ये है। तो इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा ये समझते हैं। अगर हमें ये शेप दिखा जाए तो इसका कोई ऐसा शेप नहीं दिख रहा है, रेगुलर शेप जिसका आपको फार्मूला मालूम हो। जैसे ये सर्कल के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, क्योंकि सर्कल का एरिया हमें मालूम है। नहीं रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है, नहीं स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब कोई रेगुलर शेप नहीं है जिसका एरिया हमें पता होता है। इसको इर्रेगुलर शेप कहा जाता है। और जब इर्रेगुलर शेप का एरिया निकालना होता है तो उसके लिए हमें करना क्या है। इसके लिए आपको इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा, स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना होगा। स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि इसको मैं मान लेता हूँ कि बहुत छोटा पार्ट यहाँ से मैंने कट कर लिया। बहुत छोटा पार्ट जो मैंने कट किया, इसका जो विड्थ है इसको मैंने मान लिया कितना है, dx है। विड्थ कितना मान लिया गया है, dx मान लिया गया है। ये विड्थ बहुत ही ज़्यादा कम होता है। बहुत ज़्यादा कम होने का मतलब, जैसे अगर पूरा एरिया आपका किलोमीटर में है तो ये विड्थ मैंने सेंटीमीटर में सपोज किया है। इतना आप कम सपोज कर सकते हैं। जैसे हम लोग का अर्थ है, अर्थ बिल्कुल स्फीयर के फॉर्म में है, नॉर्मल स्फीयर के फॉर्म में बोला जाएगा। लेकिन कुछ अगर हम डिस्टेंस के लिए देखेंगे तो एक प्लेन नज़र आता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर ये पूरे एरिया को हमें कैलकुलेट करना है तो अगर स्मॉल डिस्टेंस हम इसका विड्थ मानते हैं तो ये वाला जो पोर्शन स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, ये जो कि ऐसे नज़र आ रहा है, तो इसको अगर बहुत छोटा डिस्टेंस के लिए लिया जाएगा तो बिल्कुल फ्लैट नज़र आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगा। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर इस पूरे का एरिया निकालना है तो इसको हमें छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना होगा। इतना छोटा छोटा पार्ट बनाना होगा जिससे कि ये आपका छोटे छोटे रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब ये है कि जब हम इसका एरिया लिखेंगे तो इसका एरिया आएगा किसके इक्वल। अगर ये मान लिया जाए कि आपका हर एक पार्ट का विड्थ आपका dx है, जितने भी मैंने रेक्टेंगल बनाया है हर एक रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो आपका कितना है, dx है। लेकिन हर एक रेक्टेंगल का जो हाइट है, चूंकि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो हाइट आपका चेंज होता रहेगा। तो y1 है, y2 है, y3 है, इस तरीके से हम उसका क्या मान लेते हैं, हाइट है। अगर हाइट y1 y2 मानेंगे तो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रीथ से y1 इंटू डी एक्स। चूंकि इसका लेंथ आपका y1 है, ब्रीथ आपका कितना है, dx है। अगले वाले दूसरे वाले रेक्टेंगल का निकालेंगे तो आपको मिलेगा y2 इंटू डी एक्स। तीसरे वाले का निकालेंगे तो y3 इंटू डी एक्स। ऐसे बढ़ता जाएगा। मान लीजिए ये आपका जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये इसका हाइट आपका yn है और विड्थ आपका, सभी का विड्थ सेम लेना है, सभी का जो चौड़ाई है वो आपका सेम लेना है, तो dx हो गया। इसका मतलब सभी का जो सम आ रहा है वो आपका टोटल इसके इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका टोटल एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स डैश 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 प्लस y1 इंटू डी एक्स। अब हम इसका टोटल एरिया जो है वो सम के फॉर्म में है। अगर इसको सम के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये ध्यान देते हैं। इसको सम के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे समेशन का सिंबल यूज करना होगा। और समेशन का जो सिंबल होता है वो आपका सिग्मा होता है। इसको अगर हम सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू 1 टू n। मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो 1 टू n लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वाई आई इंटू डी एक्स। तो ये आपका जो टोटल एरिया है, तो एरिया ऑफ दिस रीजन ए टू बी आपका कितना आएगा, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n वाई आई डी एक्स। ये जो आपका समेशन का सिंबल यूज किया गया है, ये समेशन का सिंबल आपका एलजेब्रा में यूज किया जाता है।
अलजेब्रा में हम जब किसी नंबर्स को ऐड करते हैं, एक से ज़्यादा नंबर्स को, तो वहाँ पे सिग्मा का यूज करते हैं। लेकिन मैथ का जब दूसरा हम ब्रांच पढ़ते हैं, जिसे कैलकुलस कहा जाता है, तो कैलकुलस में इसी सम को एक दूसरे सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर हम इस सिंबल को कैलकुलस में लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ये कैलकुलस में जब किसी नंबर्स को ऐड किया जाता है तो ये सिंबल यूज किया जाता है, और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 to n, यहाँ पे लिख देंगे yi dx। तो ये जो आपका है ये भी किसको बता रहा है, ये बता रहा है इन सभी छोटे छोटे पार्ट के एडिशन को, इसका मतलब टोटल के एरिया को बता रहा है, ठीक। और ये जो आपका सिंबल लिया गया है, इसी सिंबल का नाम होता है इंटीग्रेशन। इसी सिंबल को इंटीग्रेशन कहा जाता है। इससे पता चलता है कि इंटीग्रेशन का यूज हम किसी सब सरफेस के एरिया को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। अगर किसी सरफेस का एरिया निकालना हो तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे, इसका मतलब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ये आपका किसको बताएगा, इंटीग्रेशन को। इससे ये पता चला कि इंटीग्रेशन छोटे छोटे पार्टों के एरिया के सम के इक्वल होता है। अब हम लोग इंटीग्रेशन को बड़े ध्यान से देखें। ये जो आपका सिंबल वैल्यू है y1 dx इंटू प्लस y2 dx प्लस y3 dx, इसमें दो प्रोसेस नजर आ रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो y1 और dx में मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे क्या किया गया है, ऐड किया गया है। मतलब हम लोग इंटीग्रेशन में दो प्रोसेस का यूज करते हैं, एक एडिशन, दूसरा आपका मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम किस में यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में। लेकिन जब हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में इंटर करते हैं, जब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में मैथ में पढ़ा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि dy dx इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये नॉर्मली हम कह सकते हैं dy का मतलब होता है डिफरेंस इन y, इसलिए लिखा गया y2 माइनस y1। ds का मतलब होता है x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये किसको बता रहे हैं, ये dy ds को बता रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन को बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि y2 माइनस y1 में देखिए आपका सब्ट्रैक्ट किया गया है और यहाँ पे आपका क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो डिफरेंशिएशन में भी दो प्रोसेस हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इंटीग्रेशन में है और डिफरेंशिएशन में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस किया गया है तो यहाँ पे माइनस किया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइड। इससे ये पता चला कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जब हम लोग डेफिनेशन डिफरेंशिएशन का पढ़ चुके हैं तो इंटीग्रेशन का जब डेफिनेशन बताते हैं तो ये बोला जाता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और यहीं से हम लोग इंटीग्रेशन के फार्मूले बनाना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो कैसे बनता है उसको ध्यान दे देते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना होगा। जैसे ये कह सकते हैं कि मान लीजिए मैंने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स और प्लस सी, एक कोई आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने लिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिल सकता है। जैसे मैंने माना कि जो एफ एक्स है कैपिटल एफ एक्स, मान लिया जाए इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया, स्मॉल एफ एक्स आया, तो ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। तो इस टोटल का डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, एफ एक्स। अगर ऐसा है तो हमारा इंटीग्रेशन जो होगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो ये आपको मिलेगा एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ये जो आपका मिलेगा एफ एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस है इसलिए ऐसा लिखा गया है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये एफ एक्स प्लस सी आएगा। एफ एक्स प्लस सी इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और हम लोग पढ़ कौन सा इंटीग्रेशन रहे हैं, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में हमेशा सी ऐड किया जाता है क्योंकि इनडेफिनिट में आपका एरिया क्लियर नहीं होता कि कौन से पॉइंट से कहाँ तक हमें एरिया निकालना है। अगर हम इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक बी तक निकालें,
हो सकता है कि इस तरीके से केवल ग्राफ बना के दे दे और आपसे कह दे कि इस एक्स एक्सिस से कितना एरिया बना रहा है वो एरिया फाइंड कीजिए। इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है कि पर्टिकुलर कि इस पॉइंट के बीच में निकालना है। अगर ऐसा नहीं दिया है, उस समय जो हम लोग एरिया निकालेंगे उस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये जो यहाँ पे मैंने लिमिट लगाया है, ये आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन को बताता है। अगर ये लिमिट नहीं लगेगा तो उसे इनडेफिनिट कहा जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। इसको पढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इस एफ एक्स को बोला जाएगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, डीएक्स का मतलब ये बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में करना है। डीएक्स का और कोई रोल नहीं होता है, डीएक्स आपको केवल इतना बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। अगर डी वाई रहेगा तो इंटीग्रेशन हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी टी रहेगा तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस तरीके से करते जाएंगे। तो ये आपका टोटल आपका प्रोसेस हो गया कि कैसे इंटीग्रेशन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूले बनाए जाते हैं। जो हम लोगों को डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताया गया है, उसी की हेल्प से मैं आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला बताऊंगा। थैंक यू।